नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आपका स्वागत करता हूं। हम संविधान विश्लेषण की सीरीज़ में मूल अधिकार पर पहुंच चुके हैं और मूल अधिकार संबंधी हमने 2 क्लासेस की हैं। पहली क्लास में हमने अधिकार संबंधी अवधारणा के बारे में चर्चा की थी। हमने मानवाधिकारों, मूल अधिकारों, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बारे में चर्चा की थी और उससे अगली क्लास में हमने 6 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की और उसके बाद में हमने अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा और राज्य की परिभाषा में क्या क्या तत्व हैं, क्या क्या तत्व नहीं हैं, उन सब के बारे में चर्चा की थी। और उसके बाद में हमने अनुच्छेद 13 में विधि, प्रवृत्त विधि, अनुच्छेद 13(1), 13(3)(a), 13(3)(b), 13(4) जो कि 24वें संविधान संशोधन से जुड़ा था, उसकी चर्चा हमने की थी। आज जो हमारी वीडियो रहेगी वो तीसरी वीडियो मूल अधिकार के ऊपर रहेगी। आज हम चर्चा करेंगे समानता के अधिकार के ऊपर। हमने 6 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की थी और उसमें सबसे पहला अधिकार हमने अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार बताया था। आज हमारी चर्चा समानता के अधिकार के ऊपर रहेगी और समानता के अधिकार का जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद नंबर 14 से अनुच्छेद नंबर 18 तक। तो 14, 15, 16, 17, 18 इन अनुच्छेदों में कौन सा अधिकार वर्णित है हमारे संविधान में? समानता का अधिकार। और सबसे पहला जो अनुच्छेद है हमारा समानता के अधिकार से संबंधित, वो अधिकार है अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 14 के अंतर्गत 2 शब्दावलियों का जिक्र है। एक तो है विधि के समक्ष समता और एक है विधियों के समान संरक्षण। 2 शब्दावलियों का आप याद रखें कि राज्य क्या करेगा कि सबको विधि के समक्ष तो क्या करेगा, समान रखेगा, और विधियों के समान क्या करेगा, संरक्षण करेगा। देखो, इन 2 शब्दों में बड़ा ही माइनर सा अंतर है। आप क्लियर रहें इन दोनों शब्दों में कि विधि के समक्ष समता जो है ये तो कैसी अभिव्यक्ति है, नकारात्मक अभिव्यक्ति है। और नकारात्मक अभिव्यक्ति का मतलब है कि इसके अंतर्गत ये चीज़ आ रही है कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं है और सभी व्यक्ति विधि के समक्ष कैसे हैं, समान है। कोई किसी भी तरह का कोई विशेषाधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। और ये व्यक्ति के लिए कैसी अभिव्यक्ति है, नकारात्मक अभिव्यक्ति। और विधियों के समान संरक्षण की अगर हम बात करेंगे तो ये है सकारात्मक अभिव्यक्ति। और इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति, जैसे कोई गरीब है और एक व्यक्ति कोई अमीर है, तो गरीब व्यक्ति को संरक्षित करेगा विधि के समक्ष कि उसको भी क्या किसके अनुसार मिल सके, विधि के अनुसार। ये कैसी अभिव्यक्ति है, सकारात्मक। और इसके अंतर्गत विकास की क्या उपलब्ध कराई जाती हैं, स्थिति। विकास की क्या उपलब्ध कराई जाती हैं, दशाएं। किसके द्वारा, राज्य द्वारा। देखो, इन दोनों शब्दों को आप बहुत अच्छे से समझ के रखें। एक तो है अनुच्छेद 14 में 2 शब्दावलियों का उल्लेख है। एक तो है, बिल्कुल क्लियर कर लें आप इनको, एक तो है विधि के समक्ष समता और एक है विधियों के समान संरक्षण। इन 2 शब्दों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं हम। अब बिल्कुल क्लियर रहें, ये तो है नकारात्मक और ये है सकारात्मक। विधि के समक्ष समता का मतलब है कि सारे के सारे व्यक्ति जो हैं वो राज्य की नज़र में कैसे हैं, बिल्कुल समान हैं और किसी भी प्रकार का कोई विशेषाधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। कोई विशेषाधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। सभी व्यक्ति विधि के समक्ष कैसे हैं, समान हैं। और विधियों के समान संरक्षण का मतलब है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको क्या प्रदान करना है, राज्य को, उन व्यक्तियों को राज्य को प्रदान करना है संरक्षण। वो व्यक्ति
या तो गरीब हैं या फिर वो उस लायक नहीं है कि वो विधि के लाभ को उठा सकें, तो उनको क्या करना पड़ेगा, राज्य के द्वारा संरक्षित करना पड़ेगा, और इसको बोला जाता है विधि के समान संरक्षण। तो अनुच्छेद 14 में दो चीज़ें आप याद रखें, एक तो है विधि के समक्ष समता और एक है विधियों के समान संरक्षण। और इनके ऊपर काफ़ी डिबेट चलती रहती है कि आखिर ये विधि का समक्ष समता क्या है, विधियों के समान संरक्षण क्या है, क्या नहीं है। तो आप क्लियर रहें कि इनमें से नकारात्मक अभिव्यक्ति कौन सी है, विधि के समक्ष समता, और सकारात्मक अभिव्यक्ति कौन सी है, विधियों के समान संरक्षण। जहाँ शब्द आपको संरक्षण मिल जाए वहाँ आप मान के चलो कि कौन संरक्षित करेगा, राज्य। और राज्य कैसा काम करेगा, यहाँ सकारात्मक काम करेगा। जहाँ सभी व्यक्तियों को एक जैसे देखा जाता है तो वहाँ तो बोली जाती है नकारात्मक अभिव्यक्ति, और जहाँ गरीबों को, पिछड़े वर्गों को, इनको संरक्षित किया जाता है वहाँ बोला जाता है सकारात्मक अभिव्यक्ति के राज्य कैसा काम कर रहा है, सकारात्मक कार्य कर रहा है। ये दो चीज़ें हैं, आप क्लियर रहें। इसके बाद जो है वो हैं अनुच्छेद 14 में, कि अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद ही हैं क्या, कि या फिर सभी व्यक्तियों को विधियों के समक्ष समान माना जाता है। अपवाद हैं, संविधान के अंतर्गत 3 अनुच्छेदों में इसके अपवाद हैं। अनुच्छेद 105 जो है वो संसद के सदस्यों का विशेषाधिकारों की बात करता है, कि संसद के सदस्य जो हैं जब सदन चल रहा होगा तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, इनको कुछ भी बोलने का और कार्रवाई के अंतर्गत इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब संसद का सत्र चल रहा होगा तो संसद के सदस्यों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 105 में। ये विधि के समक्ष समता का क्या माना जाता है, अपवाद माना जाता है। एक है अनुच्छेद 194। 194 जो है वो है विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार। विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 194 में। 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार, 194 विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार। तो ये किसके अपवाद हैं, ये अनुच्छेद 14 के अपवाद हैं। अनुच्छेद 14 के अपवाद कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 194 और अनुच्छेद 361 के अंतर्गत 3 शब्द दिए हुए हैं। एक तो है राष्ट्रपति, एक है राज्यपाल और एक है राज प्रमुख। और इनके क्या हैं विशेषाधिकार। बाकी अब राज प्रमुख का पद है नहीं, बल्कि अनुच्छेद में राज प्रमुख का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत कितने नाम हैं, 3 नाम, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख, कि ये जब पद पे रहेंगे तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। 361(1), 361(2), इसमें कई हैं कि 2 महीने पहले इनको नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही कार्रवाई किया जाना संभव है। तो विधि के समक्ष समता के अपवाद, अनुच्छेद 14 के जो अपवाद हैं वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं। एक तो है अनुच्छेद 105, और 105 में क्या है कि जो संसद के सदस्य हैं, चाहे वे लोकसभा के हों चाहे वे राज्यसभा के हों, उनके लिए क्या प्रदान किए गए हैं, विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। और अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के जो सदस्य हैं इनके लिए क्या प्रदान किए गए, विशेषाधिकार प्रदान किए गए। और अनुच्छेद 361 जो है, अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं राज प्रमुखों के कहाँ हैं, विशेषाधिकार हैं। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हमने 2 चीज़ें देखी, विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण। और इन दोनों को जब हमने नकारात्मक और सकारात्मक अभिव्यक्ति में देखा, और हमने देखा कि इस अनुच्छेद के अपवाद भी हैं हमारे संविधान में, और वो अपवाद कहाँ हैं, अनुच्छेद 105 में, अनुच्छेद 194 में और अनुच्छेद 361 में। 105 में तो किसके विशेषाधिकार हैं, संसद के सदस्यों के। 194 में किसके विशेषाधिकार हैं, विधानमंडल के सदस्यों के। और 361 के अंतर्गत किसके विशेषाधिकार हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख, इन तीनों के विशेषाधिकार। अगली चीज़ है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत कई सारे वाद हैं, और उन महत्वपूर्ण कुछ वादों की हम चर्चा करेंगे, आप अच्छे से देखें। अनवर अली बनाम बंगाल राज्य, इसमें कहा गया कि विधि के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण जो है
विधि के समक्ष समता, कौमा विधि के समक्ष समता का ही निष्कर्ष है। देखो, अनवर अली करके एक व्यक्ति थे पश्चिम बंगाल के, ये बंगाल राज्य के खिलाफ कोर्ट में चले गए और एक बाद है अनवर अली बनाम बंगाल राज्य, और ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत था। इसमें न्यायालय ने बढ़िया वर्डिक्ट दिया। इसको आप याद रखें कि विधि का समान संरक्षण जो है, ये जो दूसरी शब्दावली है अनुच्छेद 14 में, विधियों का समान संरक्षण, ये विधि के समक्ष समता का ही क्या है, निष्कर्ष है। ये चीज़ इसमें बताई न्यायालय ने कि विधियों का समान संरक्षण जो है वो विधि के समक्ष समता का ही निष्कर्ष है। एक बात है शिवशंकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, और इसमें न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण दोनों का ही उद्देश्य समान न्याय है। देखो, आप इन निर्णयों को बहुत अच्छे से याद रखें। ये सीधी लाइन पूछ ली जाती है कि किस बात के अंतर्गत न्यायालय ने ये निष्कर्ष दिया कि विधि के समान संरक्षण जो है वो विधि के समक्ष समता का ही निष्कर्ष है। किस बात में दिया था? अनवर अली वाद में। अगला वाद है शिवशंकर वाद, कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, ये जो दोनों शब्दावलियां हैं, इन दोनों का ही उद्देश्य समान न्याय है। कि कैसा न्याय? समान न्याय। कि विधियों के समान संरक्षण के द्वारा भी न्याय होता है और विधि के समक्ष समता के द्वारा भी जो न्याय होता है, इन दोनों के द्वारा एक समान न्याय ही होता है। ये कौन से बाद में कहा था? शिवशंकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य। एक है अनवर अली बनाम बंगाल राज्य, जिसमें कहा विधियों के समान संरक्षण विधि के समक्ष समता का ही निष्कर्ष है। और एक है शिवशंकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, इसमें कहा कि विधि के समक्ष समता जो है और विधियों के समान संरक्षण जो है, ये दोनों का उद्देश्य जो है वो समान न्याय ही है। अगला जो वाद है वो है अंकुल चंद्र प्रधान वर्सेस भारत संघ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वाद है। अंकुल चंद्र प्रधान एक जेल के कारागार में बंद कैदी थे और ये मताधिकार को लेकर गए थे। तो इसमें बताया था कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जेल में या कारागार में कैदियों को मताधिकार ना प्रदान होना यथोचित है। देखो, ये मताधिकार को लेके अंकुल चंद्र जी न्यायालय में गए थे और सर्वोच्च न्यायालय में इस बात में कहा, अंकुल चंद्र प्रधान बाद में, कि जो जेल में बंद कैदी हैं उनको मताधिकार नहीं प्रदान किया जा सकता या फिर उनको मताधिकार ना प्रदान होना यथोचित है। देखो, मैं नियमों की बात करूं, अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो उसको मताधिकार प्राप्त नहीं होता, परंतु हमारे यहाँ नियम ऐसे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद कैदी है तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार तो है, परंतु उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये कौन से बाद में यथोचित ठहराया था? अंकुल चंद्र प्रधान बाद में। एक बात है संजीव कोकवाद। संजीव कोकवाद में संपत्ति के अधिकार से संबंधित था ये, कि जहां अनुच्छेद 31 की सीमा शुरू होती है, कि जहां अनुच्छेद 31 की सीमा वहां 14 की सीमा समाप्त हो जाती है। तो 31 और 14 के बीच में सीमाओं को लेकर ये विवाद था कि संपत्ति के अधिकार को लेकर कुछ लोग न्यायालय में जाते थे तो वो कहते थे कि यहाँ विधि का शब्द रह ही नहीं जाता, ये संपत्ति से संबंधित मैटर है। ये जब हम संपत्ति का अधिकार पढ़ेंगे, जब और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी 14 और 31 के बीच में जो विवाद था वो कौन से वाद के अंतर्गत था? संजीव कोकवाद के अंतर्गत। एक था सुब्रमण्यम स्वामीवाद। सुब्रमण्यम स्वामीवाद में कहा गया था
कि कोई भी लोक सेवक चाहे वो किसी भी पद पे हो, चाहे वह किसी भी पद पर हो, भ्रष्टाचार के अधीन अनुच्छेद 14 के तहत समान माना जाएगा। देखो, विधि से चाहे वो कलेक्टर हो और चाहे वो कोई छोटे पद वाला हो, हर व्यक्ति अगर कोई भ्रष्टाचार करता है और अगर वो भ्रष्टाचार के अधीन आता है तो वो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सीधी सीधी बात है, वो सब कैसे माने जाएंगे, पूर्णतः समान माने जाएंगे, चाहे वो किसी भी पद पे हो, चाहे वो कलेक्टर हो और चाहे वो 4th ग्रेड हो, चाहे कुछ भी हो। अगर वो भ्रष्टाचार करेगा तो भ्रष्टाचार के तहत क्या माना जाएगा, समान माना जाएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 14 के तहत। तो हमने देखे 3-4 बात, एक बार और रिवाइज करें हम। देखो, बात काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप एक बार और रिवाइज कर लें। अनवर अली बनाम बंगाल राज्य, इसमें कहा गया कि विधि के समान संरक्षण जो है वो विधि के समक्ष समता का ही क्या है, निष्कर्ष है। और दूसरा था शिवशंकर बनाम MP राज्य, इसमें कि विधि के समान समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण दोनों का ही उद्देश्य कैसा है, समान न्याय है। यहाँ तो रखेंगे का ही निष्कर्ष है, शिवशंकर बाद में रखेंगे समान न्याय है। अगला बात था अंकुलचंद प्रधानवाद, किसमें, जेल या कारागार में। और मताधिकार यथोचित माना, मताधिकार कैसा माना, यथोचित माना। अगली चीज़ है संजीव कोकवाद, संजीव कोकवाद अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 14 की सीमाओं की बात करता है। अगला है भ्रष्टाचार से संबंधित, कोई भी लोक सेवक हो, सब अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या माने जाएंगे, समान माने जाएंगे। कौन से बाद में, सुब्रमण्यम स्वामी बाद में। अनुच्छेद 14 की हमने बात करी है। अनुच्छेद 14 में 2 चीज़ें थी, विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता जो थी वो तो है नकारात्मक अभिव्यक्ति, और विधियों के समान संरक्षण जो है वो है सकारात्मक अभिव्यक्ति। संरक्षण में राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त प्रदान किया जाता है और समता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को समान माना जाता है। अगली जो चर्चा रहेगी वो रहेगी हमारी अनुच्छेद 15 के ऊपर। और अनुच्छेद 15 में किसकी समाप्ति है, विभेदों की समाप्ति, कि समाज के अंतर्गत क्या नहीं किए जाएंगे, विभेद नहीं किए जाएंगे। भाई, कौन से अनुच्छेद में है विभेदों की समाप्ति, अनुच्छेद 15 में। और इन विभेदों की समाप्ति को ही किसकी परिभाषा के रूप में माना जाता है, अगर हम देखें तो विभेदों की समाप्ति को ही माना जाता है समानता की परिभाषा में। अनुच्छेद 15 में क्या है, विभेदों की समाप्ति। अब हम देखें अनुच्छेद 15(1). 15(1) में लिख रखा है कि समस्त नागरिक, यहाँ व्यक्ति नहीं है, यहाँ याद रखें, यहाँ क्या है शब्दावली, नागरिक। जब मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे तो हम बात करेंगे कि नागरिकों के लिए कौन कौन से अधिकार हैं और व्यक्तियों के लिए कौन कौन से अधिकार हैं। अनुच्छेद 15 में साफ लिख रहा है कि समस्त नागरिक, और यहाँ कुछ शब्द हैं उनको आप याद रखेंगे, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। 5 शब्द हैं, आप याद रखेंगे, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। इनके आधार पे कोई विभेद नहीं होगा। कौन कौन से आधार पे, सब व्यक्ति समान होंगे। कौन कौन से आधारों पे, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। 5 आधार हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। क्या है, समस्त नागरिक, कोई विभेद नहीं होगा। कौन से अनुच्छेद के तहत बात हो रही है, अनुच्छेद नंबर 15(1). अगला जो अनुच्छेद है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 15(2). और यहाँ भी लिख रहा है कि समस्त नागरिक धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। कौन कौन से आधार हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इन आधारों पे 15(2) में पहले तो लिख रहा है कि इन
आधारों पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, कौमा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर कोई विभेद नहीं होगा। और अगली जो चीज़ है उसमें लिख रखा है कि कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, कौमा स्मारकों, कौमा सार्वजनिक स्थलों पर विभेद नहीं या प्रवेश रोक। देखो इसको समझो। अनुच्छेद 15 में दो चीज़ें हैं। अनुच्छेद 15 एक तो हमने देखा कि राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) पे जब हम चले तो 15(2) पर हमने देखा कि राज्य जो है वो किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये तो कॉमन है ही, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर पहले पॉइंट में लिख रखा है कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, इन पे कोई विभेद नहीं करेगा। और अगर इन पे कोई प्रवेश करेगा तो चाहे वो किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जन्म स्थान हो उसका, किसी भी वंश से हो, उसके आधार पर कोई विभेद उसके साथ नहीं किया जाएगा। और दूसरे शब्द हैं कुछ कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, स्मारकों, इन शब्दों को आप याद रखें। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, पूछ लेते हैं आयोग, पूछ लेता है सीधे सीधे कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निम्न में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं है। पहले भी पूछा हुआ है, तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को याद रखो कि 15 में कौन कौन से शब्द हैं। पहले तो आधार कौन कौन से हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। और फिर उसके बाद दुकान, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों। ये कौन सा है हमारा 15(2). अगला अनुच्छेद है इम्पोर्टेंट, वो है 15(3). और 15(3) में एक सामान्य सी बात लिखी है कि स्त्रियों एवं बालकों के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकेगा। देखो किस किस के लिए है, स्त्रियों एवं बालकों के, स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए, इनके लिए हम क्या कर देंगे भाई, विशेष उपबंध कर देंगे। यहाँ तक थे मूल अनुच्छेद, अनुच्छेद 15 के। इसके बाद जो आएंगे वो आएंगे बाद में जुड़े हुए अनुच्छेद। इसके बाद आती है शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने की बात, जो आरक्षण प्रदान किया जाता है। बाकी अब तक आप याद रखें, अनुच्छेद 15(1) में हमने देखा है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। अनुच्छेद 15(2) में हमने देखा कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, मनोरंजन के स्थानों, इन जगहों पर कोई विभेद नहीं होगा। 15(3) में हमने देखा है कि चलो विभेद हम नहीं करेंगे, पर स्त्री और बालकों की स्थितियां ऐसी होती हैं कि इनके लिए हमें कुछ ना कुछ विशेष उपबंध करने की आवश्यकता होती है। तो स्त्री और बालकों के लिए हम विशेष उपबंध की व्यवस्था कर सकते हैं। ये थे 15(3). अब है 15(4). 15(4) जो है वो जोड़ा पहला संविधान संशोधन हुआ था और वो हुआ 1951 में। और पहले संशोधन के द्वारा जोड़ दिया इन्होंने 3 वर्ग इन्होंने जोड़े। एक तो जोड़ा इन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग, एक जोड़ा इन्होंने अनुसूचित जाति जिसे बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट, और एक जोड़ा इन्होंने
अनुसूचित जनजाति, ये है एसटी। तो कौन कौन से वर्ग हैं? एक तो है अल्पसंख्यक वर्ग, और एक है अनुसूचित जाति, और एक है अनुसूचित जनजाति। क्या इन 3 वर्गों के लिए राज्य क्या कर सकता है? राज्य क्या कर सकता है भाई? विशेष उपबंध कर सकता है, या फिर शिक्षण संस्थाओं में क्या प्रदान कर दिया इनको? आरक्षण प्रदान कर दिया। किसके माध्यम से? पहले संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से वर्गों के लिए? अल्पसंख्यक वर्ग, एससी और एसटी। आप तीनों वर्गों को याद रखें, एक तो है अल्पसंख्यक वर्ग, एक है एससी और एक है एसटी। इन तीनों वर्गों के लिए विशेष उपबंध कौन से संविधान संशोधन से करें? पहले संविधान संशोधन से। और कौन से अनुच्छेद में करें? अनुच्छेद नंबर 15(4). तो ये बहुत अच्छे से आप याद रखें। अनुच्छेद 15(3) में तो किसके लिए विशेष उपबंध है? स्त्रियों और बालकों को। और अनुच्छेद 15(4) में किसके लिए विशेष उपबंध कर दिए? अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी अल्पसंख्यक वर्ग, एससी और एसटी, इनके लिए विशेष उपबंध कौन से अनुच्छेद, कौन से संविधान संशोधन से करें? पहले संविधान संशोधन से। अगला है महत्वपूर्ण 15(5), और 15(5) जोड़ा 93वें संविधान संशोधन से, और इस संशोधन से प्रावधान किया कि अल्पसंख्यक वर्ग कोमा अनुसूचित जाति यानी एससी कोमा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के अल्पसंख्यक वर्ग एससी और एसटी, इन तीनों वर्गों के लिए विशेष उपबंध या फिर शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा था? 15(4), जो कि कौन से संशोधन से जोड़ा था? पहले संशोधन से। अब इन्होंने किया 93वें संविधान संशोधन से कि इनको हम निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में क्या देंगे भाई? प्रवेश में आरक्षण प्रदान करेंगे। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 15(5) के तहत। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 15(4) और 15(5). 15(4) में तो अल्पसंख्यक वर्ग, एससी और एसटी, इन तीनों वर्गों के लिए विशेष उपबंध करने की बात की थी, और यहाँ निजी शिक्षण संस्थाओं में भी प्रवेश में क्या प्रदान कर दिया? आरक्षण। 15(5), 15(4) और 15(5) के तीनों वर्गों को आप याद रखना। कौन कौन से वर्ग हैं 15(4) और 15(5) में? एक तो है अल्पसंख्यक वर्ग, एक है अनुसूचित जाति और एक है अनुसूचित जनजाति। अल्पसंख्यक वर्ग, एससी और एसटी, इन तीनों वर्गों के लिए क्या प्रदान करे गए? आरक्षण। बाकी एक दिन हम एक वीडियो आरक्षण के ऊपर जरूर लाएंगे, जो पूरे मतलब हमारे संविधान में कौन कौन सी जगह पे अनुच्छेद 330, 332, 239 AA, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, ये सब जो आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद हैं, इनकी चर्चा हम एक वीडियो में करेंगे कि इनमें किस प्रकार से आरक्षण की बात की गई है और क्या क्या प्रावधान आरक्षण के लिए हुए हैं। तो अभी फिलहाल में आप याद रखें अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5). अनुच्छेद 15(4) में तो अल्पसंख्यक वर्ग, एससी और एसटी, इन दोनों के लिए, इन तीनों वर्गों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध की बात हुई है। और अनुच्छेद 15(5) में राज्य द्वारा निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश को लेकर अल्पसंख्यक वर्ग, एससी और एसटी, इन तीनों वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की बात हुई है, या फिर निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित है। अगला और बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 15(6), और अनुच्छेद 15(6) जुड़ा है 103वें संविधान संशोधन से लास्ट में हुआ संशोधन है ये 103वां संविधान संशोधन, और ये है ईडब्ल्यूएस से संबंधित। आप सब जानते होंगे ईडब्ल्यूएस का मतलब है कि आर्थिक दुबले वर्ग या आर्थिक पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिक वीकनेस सेक्शन, और आर्थिक दुबले वर्गों को इस संशोधन के द्वारा कितना आरक्षण? 10% आरक्षण प्रदान किया। अनुच्छेद
6 के अंतर्गत दो सब आर्टिकल हैं, एक तो है 15(6)A और एक है 15(6)B। देखो जब हम 103 में संविधान संशोधन की बात करते हैं ना, तो 103 में संविधान संशोधन में साफ लिखा हुआ है कि 15(4) एवं 15(5) में निहित वर्गों को छोड़कर अन्य वर्ग, ये अन्य सब वर्ग किस में आएंगे? सामान्य में। देखो समझने की बात है ये, अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5) में कौन कौन से वर्ग हैं? एक तो है अल्पसंख्यक वर्ग, एक है एससी और एक है एसटी। इन वर्गों को छोड़कर अन्य जो भी वर्ग हैं वो किस में आएंगे? सामान्य में आएंगे। और इन सब को जो आय की सीमा के आधार पे बांटा जाएगा, क्या ये जो लोग आर्थिक रूप से कैसे होंगे? दुर्बल होंगे, उनको क्या प्रदान होगा? क्या ईडब्ल्यूएस को राज्य कितना आरक्षण प्रदान करेगा? राज्य द्वारा 10% आरक्षण। किसमें ये 10% आरक्षण? शिक्षण संस्थाओं में। देखो इसको अलग से समझे हम। एक तो है 15(6)A और इधर ले हम 15(6)B। देखो 15(6)A में देखो क्या है कि शिक्षण संस्थाओं में ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकनेस सेक्शन, यानी इकोनॉमिक दुर्बल वर्ग, आर्थिक रूप से दुबले वर्ग जो हैं, ईडब्ल्यूएस को कितना % आरक्षण? 10% आरक्षण। ये चीज़ है। अब यहाँ एक चीज़ आती है कि अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत अधिकार हैं और अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं, जो 29 और 30 में हैं, इनमें अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। उन शिक्षण संस्थाओं में यह आरक्षण नहीं होगा। ये चीज़ 103वां संशोधन जब हम पढ़ते हैं, 3 संशोधन का ऑफिशियल ड्राफ्ट जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें ये साफ लिख रही है ये चीज़ कि एक तो 15(4) और 15(5) के अंतर्गत जो वर्ग हैं, उन वर्गों को इसमें छोड़ा गया है 15(6) में। और दूसरी बात कि जो ये जो शिक्षण संस्थाएं हैं जो अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा स्थापित की जाती हैं, इन शिक्षण संस्थाओं में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्राप्त नहीं होता है। तो आप याद रखो अनुच्छेद 15 के सब आर्टिकल्स को। अनुच्छेद 15(6) में ईडब्ल्यूएस को है, पर ईडब्ल्यूएस में आप याद रखो इसमें 15(4) और 15(5) को छोड़कर जो वर्ग हैं वो आते हैं। और दूसरा जो अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्राप्त नहीं होता है। अब इन चीज़ों को अच्छे से याद रखो। देखो रिवाइज अगर हम करें तो हमने चालू किया था अनुच्छेद 14 से, और 14 में विधि के समक्ष समता थी, विधियों के समान संरक्षण था, विधि के समक्ष समता नकारात्मक थी और विधियों के समान संरक्षण सकारात्मक अभिव्यक्ति थी। हमने देखा इसके अब बाद अनुच्छेद 105, 194 और 361। 105 में तो संसद के सदस्यों के लिए विशेषाधिकार थे, 194 में विधानमंडल के सदस्यों के लिए विशेषाधिकार थे, और 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख के सदस्यों के विशेष प्रावधान थे। हमने बात देखे अनवर अलीवाद, विधियों के समान संरक्षण विधि की समझ क्षमता का ही निष्कर्ष है। यहाँ उद्देश्य समान न्याय है। शिवशंकर बनाम मध्य प्रदेश, अंकुल चंद्र प्रधान कारागार में जो बंदी हैं उनके लिए मताधिकार प्राप्त ना होना यथोचित बताया। संजीव कोकवाद 31 और 14 की सीमा की बात करता है। हमने सुब्रमण्यम स्वामी वाद को देखा जिसमें लोक सेवकों के भ्रष्टाचार से संबंधित था।
फिर हमने अनुच्छेद 15 की बात की, और अनुच्छेद 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। 15(1) में तो कहा कि समस्त नागरिक धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान इन आधारों पे क्या होंगे, बिल्कुल समान होंगे। अगली बात की थी हमने 15(2) या धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान। पहले तो दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, इन आधारों पर कोई विभेद नहीं होगा। फिर कुआं, तालाब, स्नान घाट, स्मारक, सार्वजनिक स्थल, इन पे कहीं भी प्रवेश से किसी को धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान इन आधार पर कोई कहीं भी रोक टोक नहीं की जाएगी। फिर अनुच्छेद 15(3) हमने देखा कि स्त्रियों एवं बालकों के लिए राज्य विशेष क्या कर सकेगा, विशेष उपबंध कर सकेगा। अगली चीज़ अनुच्छेद 15(4), ये कौन से संशोधन से जुड़ा, पहले संशोधन से। अनुच्छेद 15(4) में कौन कौन से वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और इन तीनों वर्गों के लिए राज्य क्या कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य अल्पसंख्यक वर्ग, SC और ST इन तीनों के लिए क्या कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है। 15(5) हमने देखा 93वें संविधान संशोधन से, इसमें देखा अल्पसंख्यक वर्ग, SC और ST इन तीनों के लिए निजी शिक्षण संस्थाओं में भी क्या किया जा सकता है, आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। हमने देखा 15(6) और 15(6) की चर्चा हमने विस्तार से करी 103वें संविधान संशोधन की। क्या इसमें वे वर्ग आएंगे जो 15(4) और 15(5) में नहीं है, यानी अल्पसंख्यक वर्ग, SC और ST इनको छोड़कर जो सामान्य में है उनमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, उनको कितना आरक्षण प्रदान किया जाएगा, 10% आरक्षण। परंतु ये उन शिक्षण संस्थाओं के लिए नहीं होगा जो शिक्षण संस्थाएं किन में हैं, अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा स्थापित की जाती हैं, अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत। आज हमने देखा है अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 14 को। कल हम आगे अनुच्छेद 16 की बात करेंगे। हम एक एक अनुच्छेद को विस्तार में चर्चा कर रहे हैं। आप इस चैनल को, मेरा टेलीग्राम चैनल ये है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। अपने नोट्स बनाते चलें साथ के साथ में, और अधिक से अधिक साथियों को इससे जोड़ें। आपको रीट, SI जो भी आपके पेपर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर तक का हम कवर कर रहे हैं और डिटेल में हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।